वेलकम टू अचीवर्स, वी कैन अचीव एनीथिंग। और आज का टॉपिक है तुगलक वंश। खिलजी वंश में नसरुद्दीन खुसरो आए। इन्होंने क्या कहा, खुद को ये एक भारतीय मुसलमान थे और इन्होंने स्वयं को पैगंबर का सेनापति कहा। तो जो नासिरुद्दीन खुसरो था ना, वो भारतीय मुसलमान था, तो उसने जो तुर्की और अफगानी मुसलमान थे उनका भरोसा प्राप्त करने के लिए उसने क्या किया, बहुत सारा धन, लोगों को ऐसे धन बांट दिया, लो ले जाओ। अब क्या हुआ, बहुत सारा धन बांट दिया तो सारा का सारा जो राजकोष है वो हो गया रिक्त। अब जब अगला राजा आया जिसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक, उसने क्या किया, नसीरुद्दीन खुसरो की गयासुद्दीन तुगलक ने हत्या कर दी और खुद क्या बन गया, खुद राजा बन गया। तो तुगलक वंश की स्थापना हुई। तुगलक वंश का संस्थापक कौन है, गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश सबसे ज्यादा समय तक, सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया, से लंबे समय तक शासन किया तुम्हारे तुगलक वंश ने। ठीक है, तो इसका संस्थापक कौन था, गयासुद्दीन तुगलक। अब राजकोष तो रिक्त हो गया था क्योंकि जो इससे पहले वाला शासक था नासिरुद्दीन खुसरो, उसने तो धन लौटा दिया, जनता पर धन की कर दी बौछार। अब राजकोष रिक्त था। अब गयासुद्दीन तुगलक बेचारा क्या करता, उसने लोगों से धन मांगना शुरू कर दिया। अब जब लोगों से धन मांगना शुरू करा, अब लोगों को अच्छा थोड़ी लगेगा, उनको जो धन दिया है दोबारा मांगा जाए। अब उस समय सूफी संत थे, चलो औरों से मांगा सो मांगा, ये जो सूफी संत थे उनसे भी इसने क्या किया, धन वापसी की मांग करी। तो जिस समय इसने धन वापसी की मांग का इनको संदेशा पहुंचाया, उस समय जो ये गयासुद्दीन तुगलक है ये गया था बंगाल। कहाँ गया था, बंगाल अभियान में गया था युद्ध करने। तो इसने निजामुद्दीन औलिया को ये संदेशा भिजवाया कि जब तक मैं वहां से वापस आऊं तब तक तुम मेरा जो धन तुम्हें दिया गया उसे क्या कर दो, वापस कर दो। अब बताओ, संत को भी धन देने के बाद ये वापस मांग रहा है। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा, हुनूज दिल्ली दूरस्थ, यानी कि दिल्ली अभी दूर है। और सच में ही बेचारा दिल्ली ही नहीं पहुंच पाया। तो बंगाल से जब वापस आ रहा था तो इसका बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक, उसने अपने पिता के स्वागत के लिए बनाया था लकड़ी का महल, और इसी लकड़ी के महल में दबने के कारण गयासुद्दीन तुगलक की हो गई मृत्यु और ये दिल्ली पहुंच ही नहीं पाया। अब देखो, मोहम्मद बिन तुगलक पर ये इल्जाम लगते हैं कि उसने अपने पिता की हत्या करी। जो लकड़ी का जो उसने महल बनाया वो उसने ही उसमें अपने पिता को, उस लकड़ी के महल को गिराकर अपने पिता की हत्या करी। तो मोहम्मद बिन तुगलक का राजा बनने से पहले नाम था जौना खां। इसका जो शासनकाल है वो है 1325 से 1351 ईस्वी तक। मोहम्मद बिन तुगलक का जो नाम था वो था जौना खां। उसके बाद राजा बनने के बाद इसने अपना नाम चेंज करा। तो मोहम्मद बिन तुगलक जब राजा बना, इसके दरबार में एक अफ्रीकी यात्री आया, मोरक्को से अफ्रीकी यात्री आया जिसका नाम था इब्न बतूता, और इसने एक पुस्तक लिखी रहेला। तो पूछा जाता है रहेला नामक पुस्तक किसने लिखी, तो वो लिखी आपके इब्न बतूता ने। मोहम्मद बिन तुगलक जो प्रसिद्ध है वो है अपनी 5 प्रमुख योजनाओं के लिए। तो इनका नाम याद रखना, दोआब में कर वृद्धि करी इसने, राजधानी परिवर्तन करा, दिल्ली से दौलताबाद ले गया, और सांकेतिक मुद्रा चलाई, खुरासान अभियान किया, कराचिल अभियान किया। अब इसने चलाई तो 5 योजनाएं, लेकिन बेचारा बड़ा भागा था, जो भी योजना चलाई सारी की सारी फेल हो गई। तो सबसे पहले इसने क्या किया, दोआब में कर वृद्धि कर दी। देखो, दोआब वो क्षेत्र होता है जहां पे 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, 2 नदियां मिलकर जो डेल्टा बनाती है ना, वो कहलाता है दोआब। तो वो क्या होती है, काफी उपजाऊ भूमि होती है। तो इसने तो अपने हिसाब से तो ठीक ही किया, जो उपजाऊ भूमि थी उसका कर में वृद्धि कर दी। लेकिन जिस साल इसने कर में वृद्धि करी वहां पड़ गया अकाल। अब इसके जो नीचे के कर्मचारी थे उन्होंने जबरदस्ती किसानों से वो कर वसूलना शुरू कर दिया। तो किसानों ने कर दिया विद्रोह। तो इस प्रकार क्या हुआ, इसका ये वाला जो आइडिया था, जो योजना थी, वो भी हो गई फेल। उसके बाद इसने राजधानी परिवर्तन किया। राजधानी इसने क्या करी, दिल्ली से ले गया दौलताबाद। चलो केवल राजधानी सोचकर ठीक करा, दौलताबाद पूरे भारत के बीच में पड़ता था, तो ये नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ का प्रशासन बहुत अच्छे से संभाल सकता था। लेकिन इसने क्या किया, दिल्ली के जितने लोग हैं उनको भी क्या किया, दौलताबाद उठा के ले गया। तो कितने लोग तो रास्ते में मर गए, क्योंकि अब आज की तरह ट्रेन तो होती नहीं है, पैदल जाना हुआ घोड़ों में सामान लेके। कितने लोग क्या हुए, रास्ते में ही मर गए। और जब दौलताबाद पहुंचा तो दौलताबाद का जो मौसम था वो इनको पसंद नहीं आया, तो ये दोबारा दिल्ली। तो भाई इधर से उधर, उधर से इधर, इसमें जाने में ही क्या हुआ, लोग बहुत परेशान हो गए। तो लोगों ने विद्रोह कर दिया। तो ये वाली जो नीति थी इसकी, ये भी क्या हो गई, फेल। फिर इसने चलाई सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा, जैसे अभी जो हमारी मुद्राएं हैं वो भी सांकेतिक है। जैसे 100 रुपए का नोट होता है, उसकी एक्चुअल में वैल्यू 100 नहीं होती, लेकिन भारत सरकार ने क्या किया, उसको 100 का बना दिया है। ठीक है, कागज के पेपर को कीमत दे दी है 100।
तो सांकेतिक मुद्रा है। तो अच्छा विचार था, बढ़िया विचार सांकेतिक मुद्रा चलाने का। लेकिन जो सांकेतिक मुद्रा चलाई उन मुद्राओं में कोई भी ऐसा स्पेसिफिक मार्क नहीं किया कि जिससे वो क्या लोग क्या कर सके, उसको घर पे ना छाप सके। जैसे कि आपका नोट होता है ना, उसमें कई सारे स्पेसिफिकेशन मतलब बहुत सारी विशेषताएं होती हैं कि आप उसे घर पे नहीं छाप सकते, नकली नोट पकड़ा जाता है। अब इसकी जो मुद्राएं थी उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। तो लोगों ने क्या किया, घर में ही सिक्के छापने शुरू कर दिए। तो लो इसको अपना ये योजना भी वापस लेनी पड़ी। अब ये योजना वापस ली तो जो सिक्के लेके आए उसको उसको सोने के सिक्के देने पड़े वापसी में, खत्म करने से पहले। जैसे हमने नोट चेंज करे थे ना नोटबंदी के टाइम पे, वैसा ही। अब पूरा का पूरा राजकोष क्या हो गया इसका, खाली। फिर इसने क्या किया, खुरासान और कराची अभियान किया, वो उन दोनों में भी क्या हो गया, ये असफल। तो याद रखना इसकी 5 योजनाएं। तो इसे पागल सुल्तान भी कहा जाता है क्योंकि इसकी कोई भी योजना चली नहीं ढंग से। फिर है दिल्ली सल्तनत में ये जो पहला सुल्तान था जो होली होली का त्योहार खेलता था, और इसकी मृत्यु बीमारी के कारण हुई थी। इसके बाद अगला राजा आया आपका फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। इसने क्या किया, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। तो ध्यान रखना, ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया, फिरोज शाह तुगलक ने। पहली बार जजिया कर किसने लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने। इसने 5 नगर बसाए। पूछा जाता है कि ये हिसार, जौनपुर, फिरोजपुर, फिरोजाबाद और फतेहाबाद, ये जो नगर है किसने बसाए, तो ये बसाए आपके फिरोज शाह तुगलक ने। अब एक एल्फिस्टन नामक इतिहासकार है जिन्होंने फिरोज को सल्तनत युग का अकबर कहा। ठीक है, तो ध्यान रखना फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर भी कहा जाता। फिरोज शाह तुगलक रहे, फिर कुछ और राजा वगैरह रहे। उसके बाद जो अगले हैं, फिर आया आपका सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना हुई तुम्हारे 1414 ईस्वी में। सैयद वंश की स्थापना 1414 से 1451 ईस्वी तक चलाई है। इसके संस्थापक थे खिज्र खां। और इसमें ज्यादा कुछ नहीं पूछते, बस ये जो शासक है ना इनका क्रम पूछ लेते हैं, और कौन सा शासक सैयद वंश से संबंधित है ये पूछते हैं। तो नाम याद रखना, सबसे पहले था खिज्र खां, फिर आया मुबारक शाह, फिर मोहम्मद शाह, फिर अलाउद्दीन आलम शाह। तो पहला संस्थापक जो सैयद वंश का संस्थापक था वो था खिज्र खां। अंतिम शासक था तुम्हारा अलाउद्दीन आलम शाह। इनके नाम याद रखना कि इनका संबंध, ये जो 4 राजा है इनका संबंध किससे, सैयद वंश से। अब जो खिज्र खां है उन्होंने रैयत आला की उपाधि धारण करी। दिमाग में रख लेना, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है क्वेश्चन। फिर अगला बात करते हैं हम लोधी वंश। तो लोधी वंश की स्थापना करी बहलोल लोधी ने, और ये प्रथम अफगान वंश था। याद रखना अफगान वंश एक ही है, बाकी सब तुर्क वंश हैं। तो अफगान वंश कौन सा है, पहला लोधी वंश। इसके संस्थापक कौन थे, बहलोल लोधी। तो बहलोल लोधी जो थे वो काफी उदारवादी शासक थे। ये अपने अमीरों को अपने समकक्ष ही रखते थे, उनके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। ठीक, तो बस इतना ही है इसमें। दूसरे आए फिर आपके सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी आया। सिकंदर लोधी का वास्तविक नाम था निजाम खां। इसकी माता हिंदू थी और ये आपके बहलोल लोधी का ही बेटा है। इसकी माँ हिंदू थी। अब इसकी माता हिंदू थी यानी कि ये हिंदू मुसलमान हुआ। तो इसने क्या किया, इसने बाकी जो मुसलमान है उनका विश्वास जीतने के लिए इसने बहुत कठोर नीति अपनाई, यानी हिंदुओं के प्रति इसने बहुत निरंकुशता भरा प्रदर्शन किया। ठीक है, तो इसने क्या किया, सिकंदर लोधी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि इसको गायन व शहनाई में रुचि थी। आगरा नगर की स्थापना किसने करी, आगरा नगर की स्थापना करी आपके सिकंदर लोधी ने। ठीक है, याद रखना, और इसे अपनी राजधानी भी बनाया। तो क्वेश्चन पूछते हैं आगरा नगर की स्थापना किसने करी, सिकंदर लोधी ने। और इसने एक भूमि को नापने के लिए एक पैमाना बनाया, गजे सिकंदरी। पैमाना आप समझते होंगे, जैसे कि आप स्केल वगैरह है ना, वो पैमाना है। तो वैसी सेंटीमीटर, मीटर, ये सब पैमाने हैं। तो इसने गजे सिकंदरी बनाई। ये बहुत अच्छा कवि था। तो ये गुलरुखी के नाम से कविता लिखा करता था, यानी जब एक कविता लिखता था तो उसमें अपना नाम क्या लिखता था, गुलरुखी। तो पूछते हैं गुलरुखी के नाम से कौन सा शासक कविता लिखा करता था, तो कौन लिखा करता था, सिकंदर लोधी। और इसकी मृत्यु बीमारी के कारण हुई थी। सिकंदर लोधी के बाद राजा बना इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम राजा था, सल्तनत वंश का भी अंतिम राजा था। इब्राहिम लोधी की जो नीतियां थी उससे इसके सरदार और अमीर बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि बहुत निरंकुश शासक था, बलबन की तरह ही। तो अपने अमीरों को इज्जत नहीं दिया करता था। तो इसके अमीर क्या थे, इससे बहुत ज्यादा परेशान थे। अमीर मतलब सरदार। ठीक है, अब तो इनके अमीरों ने क्या किया, बाबर को न्योता दिया कि आओ भारत पर आक्रमण करो। तो इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य युद्ध हुआ पानीपत के मैदान में, और पानीपत का प्रथम युद्ध है ये। पानीपत में आगे चलकर 2 युद्ध और होंगे। तो अभी आप पहला याद रखो, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1526 ईस्वी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो याद रखना, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1526 ईस्वी में। किसके मध्य हुआ, इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य।
और इसमें कौन विजयी हुआ? आपका बाबर विजयी हुआ और बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी भारत में। ठीक, तो इसके बाद हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे मुगल वंश के बारे में। तो जितना भी मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया है, आप इसको रिवाइज करते रहिए, नोट्स भी बना लीजिए। आपको इसके नोट्स की पीडीएफ हमारे चैनल में फ्री मिल जाएगी, तो आप नोट्स बना लीजिए, अपनी कॉपी बनाइए और बिल्कुल अच्छे से तैयारी करिए। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त हुई। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।